वीडियो शुरू होने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। 6 मिनट 13 सेकेंड में मेरा एक स्लिप अप टंग हो गया था। दो टर्म्स है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नॉन एक्सीलरेटेड एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है एक्सीलरेटेड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स है, इसलिए वहाँ पे फ्लिप हो गया था। मैंने इस वाले को ये बता दिया, इस वाले को ये बता दिया था। ये करेक्ट वाला फॉर्म है, तो शायद मैं भूल जाऊँ एडिट करना, तो आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। 6 मिनट 13 सेकेंड में एंड उसके बाद मैंने ये दोनों टर्म्स लिखा था। तो इनर्शियल का मतलब है नॉन एक्सीलरेटेड, नॉन इनर्शियल का मतलब है एक्सीलरेटेड। क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो ये मायने नहीं रखता, पर आपका मिसकंसेप्शन होना नहीं चाहिए। इट इज़ जस्ट अ सिंपल मिस्टेक। आप नीचे कमेंट मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया था। आप इसको पहले से ही नोट डाउन कर लीजिए एंड नाउ प्लीज़ वॉच द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अंडरस्टैंडिंग काफ़ियों को क्लियर नहीं होता क्लास 10 में। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, तो मैं थोड़ा सा टाइम देके इसको आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि बस डेफिनेशन आएगा एंड डायरेक्शन आएगा, इसका उतना कुछ डिटेल में नहीं आएगा। पर आपको अगर समझना है तो मैं आपको आज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एकदम फील दिला के छोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। मतलब स्यूडो मतलब फिक्टिशियस, वर्चुअल, फेक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ स्यूडो, PSUDO, P साइलेंट है, स्यूडो या फिर वर्चुअल या फिर फिक्टिशियस, FICTIOUS, फिक्टिशियस या फेक। मतलब दुनिया में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भैया ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये एग्जिस्टेंस नहीं है, हाइपोथेटिकल, ये क्या हो गया? ये कैसा बात हो गया? देखिए, इसका अंडरस्टैंडिंग आपका प्रॉपर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता है। अगर फिक्टिशियस है, वर्चुअल है, फेक है, तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? पहली बात, स्यूडो फोर्स का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स तो कोई भी फोर्स हो सकता है। भैया कंफ्यूज कर रहे हो, ये तो और मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए, कंफ्यूज नहीं हुए आप। आपको इस लेक्चर को एकदम पूरा देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम जनरल स्यूडो फोर्स कंसीडर करते हैं। स्यूडो फोर्स, पहले मैं आपको स्यूडो फोर्स का एक एग्जांपल देता हूं। स्यूडो फोर्स एकदम अच्छे से समझिए आप, थोड़ा सा हटके चीजें बता रहा हूं। ओके, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक है। एंड इसके ऊपर देयर इज अ पर्सन दैट इज स्टैंडिंग जिसका नाम है A, एंड देयर इज अनदर पर्सन दैट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हुज नेम इज B। अच्छा, अब इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है, दिस ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्यों आया? मैंने इसको कोई फोर्स दिया, ठीक है। अच्छा, तो B तो रेस्ट पे है, द पर्सन B इज एट रेस्ट एंड द पर्सन A इज स्टैंडिंग ऑन अ ब्लॉक जिसका खुद का एक्सीलरेशन है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो अगर पर्सन A और पर्सन B अपना ऑब्जर्वेशंस बताए, दे आर जस्ट, उनके बीच में एक फोन है, ये दोनों दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हुआ, अब पर्सन B एंड पर्सन A अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। भैया एक्सपीरियंस का मतलब अभी देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर इस मोशन को, मतलब जो हुआ यहाँ पे, इस ब्लॉक ने मूव किया, अगर इस मोशन को हम विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब B के नजरियों से, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ B ने जो देखा वो हम स्टडी करेंगे। तो B ने क्या देखा? B ने देखा कि एक ब्लॉक था जिसका मास है 2 kg। एक ब्लॉक था जिसका मास है 2 kg। इस मैन को हम मासलेस लेके चल रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे चीटा वगैरह कुछ है तो मासलेस है। मतलब अगर मैन का मास कंसीडर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बस मैन को क्यों रखा है? ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वर है वो, ठीक है ना। सो अगर 2 kg, तो B ने क्या देखा कि एक ब्लॉक था 2 kg एंड 2 kg के ऊपर राइट साइड में एक फोर्स लग रहा था। बोलो सही है गलत? 2 kg के ऊपर टुवर्ड्स राइट एक फोर्स लग रहा था एंड 2 kg का एक्सीलरेशन कितना था? 2 kg का एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर B से पूछा जाए कि ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा बताओ, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा बताओ, नेट फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो B बोलेंगे अभी निकालते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से, F नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? मास तो है 2 kg, एक्सीलरेशन है 2, 4 न्यूटन।
तो बी ने बताया कि 2 kg के ऊपर एक फोर्स था टुवर्ड्स राइट एफ एंड एक्सीलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन बी जो 2 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, उसका वैल्यू है 4 न्यूटन। अब अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मोशन को स्टडी किया जाए तो क्या आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आने वाला है? सेम ही तो आना चाहिए ना। फोर्स क्या, अगर मैं देखूं आप देखो, आपको कुछ और लगे मुझे कुछ और लगे, ये कैसे हो सकता है? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए से पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ए में स्पेशल क्या है, जो पर्सन ए है ना वो खुद ही ब्लॉक के ऊपर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक इटसेल्फ, ठीक है। बी तो था एट रेस्ट, मतलब बी एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा लोकेशन फ्रॉम वेयर मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब लोकेशन फ्रॉम वेयर मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब बी एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। बी कहां पे खड़ा है? ग्राउंड पे। अब ग्राउंड मतलब रेस्ट, तो बी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो रेस्ट पे है। अब बी ने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया एंड फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन निकाला। अब जब ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए इज स्टैंडिंग ऑन अ ब्लॉक जिसका खुद का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ए एक ऐसा लोकेशन में खड़ा है। द पर्सन ए इज स्टैंडिंग ऑन सच अ लोकेशन जिसका खुद का एक एक्सीलरेशन है। बी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड का एक्सीलरेशन नहीं है। ए इज स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। मतलब बी इज स्टैंडिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल मतलब नॉन एक्सीलरेटेड। बी किसमें है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नो एक्सीलरेशन। Whereas A is standing on a block जिसका खुद का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब A is standing in a accelerated frame, और इसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। पहले आप इतना समझ लो, इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेटेड, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन 0 है। अच्छा, अब A अगर अपना ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने लगे, वो बोलेगा कि देखो एक 2 kg का मास था, मैंने कहा था, उसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब ए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बी इस 2 kg का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर क्योंकि ए खुद ही द पर्सन ए इज स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक इटसेल्फ, तो अकॉर्डिंग टू ए इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? 0। अकॉर्डिंग टू ए इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? 0। भैया ऐसे कैसे? अगर मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं जो कि आगे चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि गाड़ी में मेरे साथ जो मेरी मम्मी बैठी है वो रेस्ट पे है, ड्राइवर है रेस्ट पे है। पर अगर कोई गाड़ी के बाहर है, वो खुद ग्राउंड में खड़ा है, तो वो बोलेगा कि ड्राइवर, मैं, मेरी मम्मी, हर कोई सामने जा रहा है विथ सम वेलोसिटी, विथ सम एक्सीलरेशन। सिंस ए इज स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक, तो ए को लगेगा कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है, क्योंकि वो तो हमेशा ब्लॉक को अपने पैरों के नीचे देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए को लगेगा कि ब्लॉक तो रेस्ट पे है। According to A, the block of mass 2 kg is at rest. But according to B, क्योंकि B यहां पे खड़ा है, B को क्या दिख रहा है? यार ये ब्लॉक तो मेरी तरफ आ रहा है। B को क्या दिख रहा है? ये मैं B हूं, B को लग रहा है यार ब्लॉक तो मेरी तरफ आ रहा है, ब्लॉक इज कमिंग टुवर्ड्स मी। पर A को क्या लगेगा? यार ब्लॉक तो हमेशा मेरे पैरों के नीचे है, ब्लॉक तो हमेशा मेरे चरणों के नीचे है, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन A है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 है। तो अगर A नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अप्लाई करेगा, तो A के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन 0, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो देखिए दोनों ऑब्जर्वर फोर्सेस के वैल्यू को डिफरेंट बता रहे हैं। बी बता रहा है कि 4 न्यूटन है फोर्स, ए बता रहा है कि 0 है। अब कौन सही है कौन गलत है? आपने यहां पे भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, यहां पे भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया। ए क्या बता रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इज 0, बी क्या बता रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन में खड़े हैं। अगर मैं एक बस में जा रहा हूं,
मेरा जो साइड पैसेंजर है मुझे लगेगा कि वो तो मेरे सामने ही है, वो रेस्ट पे है, पर अगर कोई और थर्ड ऑब्जर्वर है, कोई और आदमी बाहर खड़ा है, उनको लगेगा कि मैं और मेरे पास वाला जा रहे हैं सामने विथ सम वेलोसिटी विथ सम एक्सीलरेशन। इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैं जो कंक्लूड कर सकता हूं कि न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन बस नॉन एक्सीलरेटेड या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं है। मतलब अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में खड़े हो जिसका खुद का एक्सीलरेशन है तो आप न्यूटन्स लॉ को वैलिड नहीं कर सकते। ये गलत आ गया आंसर, जीरो थोड़ी ना है फोर्स जीरो हुआ तो ये मूव कैसे किया, है ना? तो ए आंसर गलत बता रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड करवाना है, मतलब एक्सीलरेटेड वैलिड तो हर जगह है, पर अगर आपको यहां पे करेक्ट आंसर लाना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक टेक्निक है। देखिए न्यूटन साहब ने पहले ही बताया था, मेरा जो लॉ है दैट इज ओनली वैलिड अंडर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो सकता है, पर आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, तब गलत आ जाएगा आंसर। तो अगर आपको मेरा लॉ, न्यूटन साहब ने बताया था, अगर आपको मेरा लॉ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और तो ये टेक्निक उन्होंने नहीं, मतलब बाद में डिस्कवर हुआ था, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालना है तो आपको स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स इज बेसिकली अ टेक्निक in order to calculate correct results, in order to apply Newton's law in accelerated frame of reference, है ना? तो मैं यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि न्यूटन्स लॉ gives incorrect results in accelerated frame of reference। न्यूटन्स लॉ गिव्स इनकरेक्ट रिजल्ट इन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर वो लॉ है, वो न्यूटन साहब ने दिया, वो गलत नहीं है। इसीलिए गलत है क्योंकि टेक्निक अलग है। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम है, अगर आपको नॉन इनर्शियल या फिर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करना है तो अलग टेक्निक है, यहां पे अलग टेक्निक है, यहां पे आपको स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। अब उसी बारे में बात कर रहा हूं। एंड अगर हमें ये अप्लाई करना है टू कैलकुलेट यूजिंग Newton's law in accelerated, to calculate using Newton's law in accelerated frame, we need to use pseudo force। फील आ गया आपको? We need to use pseudo force। ठीक है, जैसे ही आप pseudo force यूज करेंगे इसका भी आंसर 4 न्यूटन आ जाएगा। अब कैसे वो मैं बता रहा हूं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना नोट कर लीजिए। क्लास 10 के लिए शायद इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप समझ सकते हैं। हो गया, मिटा रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, एक बात देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। आज 2 बार रिकॉर्डिंग छूट चुका है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, खुद ही को देखना पड़ता है, खुद ही को एडिट करना पड़ता है। सैड लाइफ चल रहा है। नहीं ठीक ही है ना, मतलब दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब हम बस बी के सिचुएशन क्या था, सिचुएशन तो सेम ही था। ब्लॉक का मास 2 kg था, ब्लॉक का एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर्सन ए was स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक, पर्सन बी was स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू पर्सन बी फोर्स कितना आना चाहिए, 4 न्यूटन। अब व्हाट इज स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स को मैं FP से रिप्रेजेंट करूंगा। स्यूडो फोर्स का ये कंसेप्ट जो है ये बताता है कि अगर आपको स्यूडो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर लो, मास ऑफ द बॉडी, मतलब जिस बॉडी के ऊपर आप स्यूडो फोर्स लगाना चाहते हो, जिस बॉडी को अपना स्टडी कर रहे हो, मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस बॉडी के ऊपर अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इनटू इसका भी फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं। एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप जहां पे खड़े हो उस फ्रेम का एक्सीलरेशन।
आप जहां पे खड़े हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन। पहली बात, स्यूडो फोर्स हम कब यूज करेंगे? व्हेन वी आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ, व्हेन वी आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ इन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम न्यूटन्स लॉ यूज कर रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स का यूज करना चाहिए। एंड इसका डायरेक्शन क्या है? स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन है, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। पहले आप इतना समझ लीजिए। अच्छा, तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लो, या फिर इसको मैं यहां पे रहने देता हूं। एंड मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए फिर से अब स्यूडो फोर्स अप्लाई करके मैं बता रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब ए कौन से फ्रेम में है? ए इज इन एक्सीलरेटेड फ्रेम। ए जहां पे खड़ा है उसका खुद का एक्सीलरेशन है, तो हमें स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। ए इज इन एक्सीलरेटेड फ्रेम, एक्सीलरेटेड मतलब इनर्शियल, एक्सीलरेटेड फ्रेम में खड़ा हुआ है। अच्छा, अब ए का ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। ए क्या बता रहा है कि देखिए एक मास है 2 kg, एक मास है 2 kg, 2 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, एफ, हाँ लग रहा है। 2 kg का एक्सीलरेशन 0 बता रहा है वो, हाँ, क्योंकि वो खुद ही 2 kg के ऊपर खड़ा है तो उसको 2 kg हमेशा अपने पैरों के नीचे दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन 0 बता रहा है। तो अगर अब आप अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ तो गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना है। अब स्यूडो फोर्स को कैलकुलेट करते हैं इस सिचुएशन में। स्यूडो फोर्स P FP, स्यूडो फोर्स क्या आ जाएगा? वो बोल रहा है कि मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। कौन से बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये 2 kg वाला, क्योंकि 2 kg वाले का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। 2 kg वाला का मास कितना है? 2। एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ये जो पर्सन है ए, ये कौन से फ्रेम में खड़ा हुआ है? ब्लॉक के ऊपर। एंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? 2, तो 2 × 2, तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन। स्यूडो फोर्स का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन। एक बार फिर से, स्यूडो फोर्स मतलब मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। कौन से बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2 kg, देखिए 2 kg है, यहां पे लिखा है, तो 2। एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम मतलब जो जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट ए या फिर जिसके ऊपर ये पर्सन ए खड़ा है 2 kg, तो हमने 4 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, अच्छा, तो 4 न्यूटन आ गया स्यूडो फोर्स। एंड डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स राइट, तो यहां पे अगर हम स्यूडो फोर्स का 4 न्यूटन, तो हमने यहां पे एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया 4 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। आप बोलेंगे कि एक्सीलरेशन तो 0 था, नहीं, इस एक्सीलरेशन को देखना है आपको। एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट था, तो हमने ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम कर लिया। यह बस एक टेक्निक है आंसर को राइट लाने के लिए। अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करना है तो क्या बोलते हैं, आपको ये करना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ देख रहे हैं अभी, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब आप यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर लिया है। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या है यहां पे? आइदर 4 - F या F - 4। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, अब कौन भरा है पता नहीं, तो मैं F - 4 लिख रहा हूं। नेट फोर्स, मास कितना है? मास तो 2 है। एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। तो क्या आ रहा है? F - 4 इज इक्वल टू 0। तो F का वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन। देखिए आंसर करेक्ट आ गया। पर आंसर करेक्ट लाने के लिए मुझे ये कंसिडर करना पड़ा। देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्निक है आंसर अच्छे से लाने के लिए। आपको हमेशा ऐसा करना है। स्यूडो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। एंड रेफरेंस फ्रेम जो है 2 kg जो है राइट की तरफ जा रहा था, तो स्यूडो फोर्स हमने टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई कर दिया, आंसर अपना आ गया। तो आपको ये सेशन से टेक अवे क्या है भैया? हमें सिखाना क्या चाहते हो आप? थोड़ा खुल के बताओ। बस इतना ही सिखाना था कि स्यूडो फोर्स कोई रियल लाइफ में कोई फोर्स नहीं है, ये बस एक टेक्निक है। अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है इन केस ऑफ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप खुद ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो खुद एक्सीलरेट कर रहा है, अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो जो ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऑब्जर्वर शुड बी एट रेस्ट। अगर आप ऐसे कोई लोकेशन में हो जिसका खुद का एक एक्सीलरेशन है, तो आपको स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब जो हम क्लास 9 में सवाल करते थे, मान लीजिए 6 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना, एंड ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जो बोलते थे कि नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर? नेट फोर्स है
6 इंटू 3 18 न्यूटन, ये तब बोल पाते थे जब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है, जब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है। पर मान लीजिए सेम सिचुएशन ही है एंड जो ऑब्जर्वर है ये खुद सामने जा रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब इसके रिस्पेक्ट में आंसर 18 नहीं आएगा, ये गलत आंसर बताने लगेगा क्योंकि इसका खुद का एक एक्सेलरेशन है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट आंसर लाना है तो एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आती है? क्लास 11 में आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे इसका, अब तक के लिए यही सही है। तो न्यूटन्स लॉज कैनॉट बी अप्लाइड इन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली। अगर आपको अप्लाई करना है so you should take the consideration of pseudo force. You should take the consideration of pseudo force. So pseudo force is a force which basically allows us to use the Newton's equations of motion, Newton's laws of motion in equations of motion, laws of motion in accelerated frame of reference. इतना आपको समझ में आ गया? अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ सकते हैं। तो पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर कंसेप्चुअली समझना है। अगर बस रटना है तब तो कुछ भी हो सकता है। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक मतलब स्लिप अप टाउन हो गया था जो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल है ना। जो इनर्शियल है दैट इज नॉन एक्सीलरेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड, एंड जो नॉन इनर्शियल है उसका मतलब है एक्सीलरेटेड। शायद मैंने इनर्शियल को एक्सीलरेटेड बता दिया होगा, नॉन इनर्शियल को नॉन एक्सीलरेटेड, स्लिप अप टाउन हो गया होगा। तो ये बात आप करेक्ट कर लो। अगर एक्सीलरेशन है तो नॉन इनर्शियल, क्योंकि इनर्शिया का वो अप्लाई नहीं हो सकता, इनर्शिया के लॉज अप्लाई नहीं हो सकते। इनर्शियल मतलब नॉन एक्सीलरेटेड, ठीक है। सो आई हैव अ मेरी गो राउंड इन फ्रंट ऑफ मी, एक बेकार सा ड्राइंग हुआ है। तो अब यहाँ पे मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो पहले मैं बता दूं, जो ए है, द पर्सन ए इज माई ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड बी एंड सी ये ऑब्जर्वर्स है। B and C are observers. A is the object, B and C are observers. Okay. So they are moving in a मतलब मेरी गो राउंड में, ये मेले में जाके जाइंट व्हील में ये चल रहे हैं। अब मुझे A को ऑब्जर्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू B and C, ठीक है। अब A की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब B and C को बताया कि यार वो मेले में जाके जो जो करेगा वो हमें आके बताना है आपको। अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C। C कौन है? जो खुद रेस्ट पे है, जो खुद रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब ये नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है, नॉन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन तो नहीं है, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है। ओके, तो अगर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो जब सी ए को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या देखेगा कि यहां पे ए था, यहां पे ए था एक सर्कुलर पाथ पे, ए के ऊपर एक फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सर्कुलर मोशन करा रहा था, क्योंकि ये मेरी गो राउंड में जा रहा है तो मैं इसको FC सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा हूं, ठीक है। एंड क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सो वो बोलेगा कि A इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, A इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये C का ऑब्जर्वेशन है। C ने देखा कि A यहां पे है एंड ए के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड क्योंकि ये फोर्स एक्ट कर रहा है सो ए इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अकॉर्डिंग टू सी हु इज एट रेस्ट, ए इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब बी का भी बात सुन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि देखो बी तो खुद ए के साथ है, बी तो खुद ए के साथ है। अब बी क्या बोलेगा कि ए, जो पर्सन ए है वो तो जस्ट मेरे बगल में है, जो पर्सन ए है वो जस्ट मेरे बगल में है। अब ये तो रेस्ट में है क्योंकि मैं हर एक टाइम इसको अपने सामने देख पा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि यहां से लेके कहीं और जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बी, बिकॉज बी इज इटसेल्फ इन एक्सीलरेटेड फ्रेम, बी तो खुद घूम रहा है, सो बी कैसा फ्रेम में है? एक्सीलरेटेड फ्रेम में है। बी इज इन अ एक्सीलरेटेड फ्रेम। सो सिंस बी इज इन एक्सीलरेटेड फ्रेम, सो क्या हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू बी, अगर बी ए को ऑब्जर्व करे, सो यहां पे ए था, अब ए के ऊपर तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही रहा है ना, FC, ए के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही रहा है। बट बी क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट, अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल था, बट अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट। अब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू सी ए इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ,
अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट। गलत कौन है? बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन। यहां पे भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, टुवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज होगा, बट एक फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, फिर भी ए रेस्ट पे कैसे है? ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि बी जहां से ए को ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छे से समझिए, बी जहां से ए को ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद एक्सीलरेटेड है एंड एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए यहां पे गलती हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है बट पार्टिकल रेस्ट पे है, फोर्स अप्लाई कर रहा है पार्टिकल रेस्ट पे है, ये नहीं हो सकता। फोर्स अप्लाई हो रहा है पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई फोर्स तो नहीं है जो इसको कैंसिल कर रहा है। तो अगर हमें बी का ऑब्जर्वेशंस को सही प्रूफ करना है तो हमें स्यूडो फोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। एंड स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स एफपी, स्यूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ए को। मान लीजिए ए का मास m है, मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम m इंटू ए। एंड डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन, मतलब ऑपोजिट टू द, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी अंदर ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी अंदर ही होगा, है ना। तो अगर हमें एक स्यूडो फोर्स लेना है तो वो बाहर की तरफ हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स, एफ पी, एंड इसका वैल्यू इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो एक माइनस साइन आएगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है। इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये स्यूडो फोर्स है एंड ये स्यूडो फोर्स किस सिचुएशन में आ रहा है? सर्कुलर मोशन में, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं। तो जैसे ही हम स्यूडो फोर्स ले लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ए के ऊपर एक अंदर फोर्स है सेंट्रीपिटल, एक बाहर फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वेशन सही बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए तो एक्चुअली बी के रेस्पेक्ट पे, ए तो एक्चुअली रेस्ट पे है, पर वो रेस्ट पे क्यों था उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या फिर स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर लिया तो हमें इसका रीजन समझ में आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस अब इसको डिफाइन करना है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया क्योंकि लास्ट वाला एग्जाम्पल काफ़ी टाइम लेके बताया था। जस्ट वी हैव टू डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाउ, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव टू डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So centrifugal force, it is a pseudo force or fictitious, it is a pseudo force or fictitious force which has no real existence, which has no real existence but has to be considered, but has to be considered if circular motion, क्योंकि हम स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए सर्कुलर मोशन, मतलब ये स्यूडो फोर्स का ये कैटेगरी है। सर्कुलर मोशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम an accelerated frame of reference, an accelerated frame of reference। एंड इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर था, रेडियली इनवर्ड्स, इसका डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स। सेंट्रीपिटल का क्या था? रेडियली इनवर्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस आईसीएससी के लिए तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, ऑल्दो मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आईसीएससी के लिए अगर आपको इतना पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इस फोर्स का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जो जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर अगर सर्कुलर मोशन को
हम ऐसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका खुद का एक एक्सेलरेशन है, तो अगर हमें सारे ऑब्जर्वेशन सही बैठाने हैं तो वी नीड टू अप्लाई दिस फोर्स विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायरेक्शन क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? रेडियली आउटवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम सेंटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड बीच में मेरा एक स्लिप अप टंग हो गया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। आई मे नॉट बी एबल टू एडिट दैट पार्ट, बट मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नॉन इनर्शियल। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नॉन इनर्शियल, एंड नॉन एक्सीलरेटेड का मतलब है उल्टा होता है ये, नॉन एक्सीलरेटेड का मतलब है इनर्शियल। नॉन एक्सीलरेटेड का मतलब इनर्शियल। ऑल्दो ये टर्मिनोलॉजीज आपके क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सर्कुलर मोशन को एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड बोर्ड के लिए बिल्कुल सही कर दीजिए। एक बात जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला छूट गया था, देखिए क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ऑब्जर्व करें तो पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, इसीलिए एंड नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी पार्टिकल मूव करने लगता है, इट कीप्स ऑन मूविंग in a circular path. Hence circular motion is an example of dynamic equilibrium. So uniform circular motion is an example of dynamic equilibrium. So I hope आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, अगर हो सके तो मैं उसको आंसर जरूर करूंगा। So keep working hard, keep studying. We will see you again in the next lecture. Till then, take care, stay safe, stay happy. Bye.